अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, आप, आपके अहल खाना, आपके क़ुर्ब जवार में आपके दोस्त, आप सबको अल्लाह ताला खुसूसन इस कोरोना बीमारी से, वबा से महफूज रखे। जिन नए दोस्तों ने पिछले दिनों इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप में से बहुत से दोस्त और लोग ये जानते होंगे कि पाकिस्तान के शिमाल में रियासत गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को मकामी असेंबली के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। इसी दौरान इसे पाकिस्तान का सूबा बनाने की बात भी सुनाई दे रही है। खुद यहाँ की असेंबली में भी मुतालबा है कि यहाँ के अवाम को अब तक उनके आईनी हुकूक हासिल नहीं हो सके हैं। यहाँ पर अक्सरियत मुसलमान आबादी की है, जिसमें 70% से ज़्यादा आबादी का ताल्लुक अहले तशी से है, खुसूसन हुंजा और इसके अतराफ़ में ज़्यादातर जो लोग हैं, आबादी है, उनका ताल्लुक अहले तशी से है। आपको याद होगा कि 2009 में सदर आसिफ अली जरदारी ने एक सदारती फरमान के ज़रिए इस खित्ते को अपनी असेंबली बनाने का इख्तियार दिया था और इस तरह से मकामी आबादी को उनके कुछ जमहूरी हुकूक तो मिल गए, मगर ये इलाका मुतनाज़ कहलाता है। मैंने इसी की आईनी हैसियत पर खुसूसन इस नुक्ता नज़र से कि 1947 में इस इलाके की क्या पोजीशन थी, मैंने दावत दी है अपनी साथी नईमा अहमद महजूर को। नईमा का ताल्लुक़ कश्मीर श्रीनगर से है, ये मुसन्निफ़ भी हैं और मीडिया का इनका बहुत तवील तजुर्बा है और ये वज़ीर आला महबूबा साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की हुकूमत में वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं और कश्मीर के बारे में जो आलमी थिंक टैंक है उसकी ये रुकन है। नईमा, आपके आने का और हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। जी माँ, पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और मेरी तरफ से भी आपके सभी जो मद्दा है, शाकीन है, नाजरीन है, अस्सलाम पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया नईमा, आपके भी बहुत मद्दा हैं। तो नईमा, आप जैसे कि जानती हैं कि गो के जुग्राफियाई लिहाज से और सियाहत के नुक्ताए नज़र से गिलगित बल्तिस्तान की पाकिस्तान के लिए हमेशा से ही बहुत अहमियत रही है, लेकिन जब से पाक चीन राहदारी यानी सी पैक का मंसूबा शुरू हुआ है, उसके बाद से तो इसकी फौजी और दिफाई नुक्ता नज़र से भी इस खित्ते की अहमियत कई गुना ज़्यादा हो गई है। तो कश्मीर के बारे में आपके बहुत से मज़ामीन भी बहुत तवातुर से शाया होते रहते हैं। आप खुद ये जानती हैं कि रियासत के महाराजा हरी सिंह के बेटे करण सिंह का ये कहना था कि 1947 में ये एक आर्टिफिशियल रियासत थी। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि पार्टीशन के वक्त गिलगित बल्तिस्तान की कानूनी हैसियत क्या थी? महापारा, जब 1947 में पार्टीशन का सिलसिला शुरू हुआ था, उस वक्त जम्मू कश्मीर जो पूरा इलाका था, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, आजाद कश्मीर, लद्दाख, करगिल, ये सब एक प्रिंसली स्टेट के तौर पे मानी जाती थी। और महाराजा हरी सिंह उस वक्त इसके डोगरा महाराजा थे। और ये 1847 में जब बैनामा अमृतसर हुआ था अंग्रेजों और महाराजा गुलाब सिंह के बीच में, तो ये महाराजा गुलाब सिंह को, क्योंकि उससे पहले सिखों और अंग्रेजों के बीच में जो जंग हुई थी, तो एक तरह से ये एक ट्रॉफी दी गई थी महाराजा गुलाब सिंह को गिलगित बल्तिस्तान, कि आप इसको भी ले ले। वरना गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित स्काउट्स जो वहां की लोकल मिलिशिया थी, वो हमेशा से डोगरा महाराजा की पॉलिसियों के खिलाफ रिबेलियन करते रहे हैं। और 1931 में जब कश्मीर में आजादी की तहरीक शुरू हुई थी, उससे पहले ही गिलगित स्काउट्स ने शुरू किया था। तो 1947 में 1931 में, मतलब ये कि पाकिस्तान बनने से बहुत पहले से गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित स्काउट्स ने बहुत पहले इससे शुरू किया था। वो इसलिए कि वो डोगरा महाराजा के जो भी वहां पे पॉलिसियां थी, वो कह रहे थे ये मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसियां हैं, खासतौर से इन इलाकों में।
तो इसीलिए वहां पे रिबेलियन बहुत पहले शुरू हुआ था, और 1 नवंबर 1947 को वहां पे बाज़ाब्ता गिलगित स्काउट्स ने, जो वहां के उस वक्त बरतानवी फौज की तरफ से मेजर ब्राउन थे, उनसे कहा कि आप आजादी का ऐलान करो और हम पाकिस्तान के साथ इलाहा करते हैं। और उन्होंने 1 नवंबर को ऐलान किया, 4 नवंबर को वहां पे परचम कुशाई हुई, बाज़ाब्ता पाकिस्तान से इलाहा की। ये नईमा 1 नवंबर कौन सा, 1947? 1947 जी, 1 नवंबर 1947 जी। महाराजा ने जब तक एक्सेशन का वो इजहार नहीं किया था, ये पूरी रियासत जो आजाद ममलिकत थी। लेकिन चूंकि अब पता है, आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान चूंकि प्रिंसली स्टेट का एक हिस्सा था, जम्मू कश्मीर जो एक प्रिंसली स्टेट थी, इसीलिए ये भी मुतनाज़ है तब तक जब तक जम्मू कश्मीर पूरा इलाका जो है मुतनाज़ है। इसीलिए आप देखेंगे इस पे आज भी लोग कह रहे हैं कि इसको सूबा नहीं बनना चाहिए जब तक न इस पूरी ममलिकत का एक सेल्फ डिटर्मिनेशन के थ्रू फैसला होता है कि इनका फ्यूचर क्या होगा, पॉलिटिकल फ्यूचर इनका किस तरह होगा। अब कुछ नईमा इस तरह से लग रहा है कि जैसे रियासत जम्मू और कश्मीर है, उसकी खुसूसी हैसियत खत्म कर दी गई, उधर से लद्दाख को मरकज में शामिल कर लिया गया। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में ये आवाजें काफी जोर पकड़ने लगी कि इसको पाकिस्तान का सूबा करार दिया जाए। तो क्या इस वक्त ये नजर आता है कि ये जो कश्मीर का फैसला है, ये इस बुनियाद पर होने वाला है कि जो जहां है, जैसा है, वैसा ही रहे? मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग है विद द कंसेंट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में रहे, लद्दाख को अलग पहले से किया है, वो इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया है। और हो सकता है कि आइंदा आप देखेंगे कि जम्मू को भी अलग किया है, फिर कश्मीर वादी और आजाद कश्मीर, फिर आप इसी तरह का कोई ज्वाइंट जो मुशर्रफ वाला फार्मूला है, 4 पॉइंट फार्मूला, और उसी को आप रीमॉडिफाई करके शायद आगे इस मसले का हल तलाश करेंगे। तो जहां तक कुछ इशारे मिल रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे इस पे अभी जो 5 अगस्त 2019 वाला डिसीजन कश्मीर के बारे में हुआ, और अब जो सूबा बनने जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से आप देखेंगे इस पे ज्यादा शोर हंगामा नहीं है, खामोशी है, और लगता है कि जैसे टैसिट अप्रूवल है कि आप गो अहेड हो जाएं, आप करें इसको आगे, और फिर देखते हैं कि इस मसले का हल जो है कैसे तलाश करें। अच्छा, तो नईमा आप तो वहां पर गिलगित बल्तिस्तान में भी लोगों से बहुत राब्ते में रहती हैं और जाहिर है पूरी कश्मीर की सूरत हाल पर भी आपकी नजर है। तो गिलगित बल्तिस्तान में क्या ज्यादातर यही मुतालबा है मजमूई तौर पर कि हमें पाकिस्तान का सूबा बन जाना चाहिए? मुझे लग रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं, उनकी जो शिकायतें हैं वो दूसरी तरफ की है, वो शिकायत नहीं है जो आप कश्मीर में देखेंगे या आजाद कश्मीर के लोगों की देखेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा जब आप लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान के साथ अपने दिल से मिल गए, लेकिन पाकिस्तान ने हमारी कदर नहीं की, पाकिस्तान में हमें शहरियत के हुकूक नहीं दिए गए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान के साथ अलग होना चाह रहे हैं और किसी आजादी के जो फॉर्मूला है उसमें आना चाहते हैं, मैक्सिमम मेजोरिटी। हाँ, कुछ ऐसी आवाजें भी हैं जो कह रही हैं कि चूंकि ये प्रिंसली स्टेट है और ये पूरा जब इससे सवाब राय होगा तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी देखना चाहिए, उस वक्त उनको भी बोलना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन मेजोरिटी जिनसे मैं बात करती हूँ, हो सकता है कि मेरी जो है ओपिनियन जो मैंने वहां पे बनाई है कि लोगों से बात करके वो सही ना भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान के मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं और पाकिस्तान के शहरी हकूक बाज़ाब्ता हासिल करना चाहते हैं, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस में अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। उनकी मांगे जो है वो इस तरह की है, वो ये मांगे नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर में जिस तरह से वो देख रहे हैं कि आजादी हो या कोई और सोल्यूशन हो। मेरे ख्याल में शायद अभी वहां पे इस तरह की कोई तहरीक नहीं है। तो नईमा, ये जो आपने जिसका जिक्र किया कि एक तरह से इंटरनेशनल बरादरी जो है, बैनुल अक़वामी बरादरी इस पर खामोश रहेगी, कुछ रिएक्शन नहीं होगा अगर ये पाकिस्तान
صوبہ بن جائے گا گلگت اور بلتستان اور کشمیر کی جو اوور آل ایک سچویشن ہے اس میں کرگل جو ہے وہ کس طرف آئے گا پورے؟ کرگل، ہاں، اب دیکھیے نا، اب دیکھیے کتنی زیادتی ہو گئی ہے کہ کرگل میں آپ دیکھیں گے وہاں پہ جب سے 5 اگست 2019 والا ڈیسیجن ہوا ہے، وہاں پہ کافی ایک موومنٹ شروع ہو گئی ہے کہ اس ڈیسیجن کے خلاف کہ آپ نے لداخ کو یونین ٹیریٹری بنایا، لیکن کرگل کے لوگوں کو پتا ہی نہیں. کرگل کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ ڈیسیجن ہی ہمیں منظور نہیں ہے، ہم تو کشمیر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ کشمیر بہت زیادہ قریب ہے بجائے لیہ کے. تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے ابھی ریسنٹلی بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہنگامہ اور پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں کہ ہم اس ڈیسیجن کو نہیں مانتے ہیں اور ہمیں اگر ملنا ہے تو ہمیں کشمیر کے ساتھ ملائیں، پھر جو کشمیر کا جو بھی فیوچر ہے، پولیٹیکل فیوچر، اور ان کو کیا استصواب رائے دیں گے، ہندوستان کا حصہ بنائیں گے، پاکستان کا حصہ بنائیں گے، اس میں ہم شامل ہیں. لیکن لیہ کے ساتھ وہ نہیں رہنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف انہوں نے وہاں پہ بہت ساری آوازیں بھی شروع کی ہیں اور وہ اس فیصلے سے بالکل مطمئن نہیں ہے. اچھا نعیمہ، بس آخری سوال میں اس پر ختم کرنا چاہوں گی کہ وہاں پر وادی میں کرفیو وغیرہ ہٹنے کے بعد کو جیسا کہ امکان تھا کہ لوگ نکلیں گے سڑکوں پر، ویسا تو کچھ نظر نہیں آیا. ماپارا 10 لاکھ فوج سڑکوں پہ ہے، تو 10 لاکھ فوج میں آپ دیکھیں گے چند گز کے فاصلے پہ آپ کو جانا پڑتا ہے اور اپنا آئی ڈی دکھانا پڑتا ہے کہ ہم کون ہیں، اور 10 گز کے بعد آپ کی تلاشی لی جاتی ہے. تو ایسے حالات میں، اور پھر آپ نے دیکھا 5 اگست سے پہلے 4 اگست کو 5,000 سے زائد جو سیاسی لیڈر ہیں، ایون چیف منسٹر جو رہ چکے ہیں، ان کو حراست میں لیا گیا، ان کو جیلوں میں بند رکھا گیا. تو سول رائٹس ایکٹیوسٹ جتنے سارے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اب بھی لوگ جیلوں میں بند ہیں. 13,000 سے زائد بچوں کو آپ نے اٹھا کے جیلوں میں بند رکھا ہے، اور وہ بھی کشمیر کے جیلوں میں نہیں، باہر کی جیلوں میں. تو جب ایسی صورتحال ہو، پھر اس پہ کمیونیکیشن بلاکیڈ کہ آپ کا فون کئی ماہ تک نہیں چل رہا تھا، آپ کا انٹرنیٹ ابھی 2G پہ چل رہا ہے، اور اتنا خوف پیدا کیا ہے کہ جرنلسٹ سٹوری نہیں کر پاتے ہیں، ان کو انٹروگیشن سینٹرز میں بلایا جاتا ہے. پھر بھی اس سب کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ ڈاؤن ٹاؤن میں لوگ نکلے، بیریکیڈز انہوں نے اپنی بنائی اور اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا. لیکن یہ نہ سمجھے کہ احتجاج نہ کیا، پوری وادی میں لوگ نہ نکلے تو لوگ خوش ہیں. وہاں کے لوگ اس فیصلے کے خلاف ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ محبوبہ مفتی جب پرسوں نکلی تو وہاں پہ جو ایک جوائنٹ انہوں نے گپکار ڈکلریشن کا الائنس اب آج بنایا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف لڑیں گے پورے، جس میں فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، دوسری سیاسی ساری مین سٹریم جماعتوں نے ایک یونائٹڈ فرنٹ قائم کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک طرح سے ڈاکہ زنی ہوئی ہے، ہمارے سارے حقوق چھین لیے گئے ہیں. تو اس کے لیے ہم لڑیں گے، اور یہ جوائنٹ فرنٹ اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آگے چلے گا، کیونکہ اس پہ آپ دیکھیں گے، آپ انڈین میڈیا میں آج کافی ہنگامہ ہے اس پہ کہ یہ جوائنٹ فرنٹ کیوں آ رہا ہے، اور ان کو جہادی بھی کہا جا رہا ہے، ان کو کچھ اور بھی نام دیے جا رہے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ود ان دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، کیونکہ وہ مین سٹریم پارٹیز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ود ان دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جو ہمیں گارنٹیز ملی تھی، اسپیشل سٹیٹس ملا تھا، وہ ہمیں واپس چاہیے. اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. بس اس کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں، اور دوستوں یہ سننے کے بعد گفتگو آپ کی رائے کا بہت انتظار رہے گا مجھے. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.